हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एनिमल किंगडम का यूनिट शुरू कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, आज से हम लोग प्रोटोजोआ चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि समझ लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एनिमल किंगडम में हमें नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों तरह के एनिमल्स की स्टडी करनी है। उसके पूरे डिटेल में जाना है, इसीलिए कुछ टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कि किस आधार पे इन जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस these animals have been classified, right? So there are various terminology related to that, right? So let's get started. तो सबसे पहला हम देखेंगे levels of organization। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा साइंस की किताब में। ठीक है, कि किस तरह से सेल से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ये देखो, यहाँ पर जो फ्लोचार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या है? सेल। हम सभी को पता है कि सेल जो है वो बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमंस हो या कोई भी जीवित प्राणी हो, वो सभी एक कोशिका से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स का एक समान स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है तो वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, राइट? अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ टिश्यू, राइट? जिसको हिंदी में ऊतक कहा जाता है। क्लियर? उसी तरह जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं, ठीक है, तो वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और एक ही तरह के फंक्शन करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल देके हम समझाना चाहते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ठीक है, जैसे कि एक रेड ब्लड सेल हुआ, ठीक है, आरबीसी, तो वो एक कोशिका है। ठीक है, वो एक सेल है। अब बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियक मसल टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और ये सभी कार्डियक मसल टिश्यू जो है वो किसका पार्ट है? तो हार्ट का। हार्ट क्या है? ऑर्गन है। क्लियर है? और ये सभी आरबीसी हो गया, कार्डियक मसल टिश्यू हो गया, हार्ट हो गया, ये सभी को हम एक में इंक्लूड कर लें तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, राइट? तो यहाँ पर आरबीसी सेल हो गया, कार्डियक मसल टिश्यू हो गया, हार्ट ऑर्गन हो गया, और सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम हो गया। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इन सभी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चूंकि हम ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं तो हमारे अंदर जो है ये सभी तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो मानव एक जटिल संरचना है। क्लियर है? उसी तरह अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि सेल वॉल होता है, ठीक है, जो कि आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में सेल वॉल की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, माफ कीजिए, सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। ठीक है, टिश्यू की बात करें तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि दो तरह के टिश्यूज होते हैं प्लांट टिश्यूज में। ठीक है, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, राइट, पेरेनकाइमा, एक्सेट्रा। ऑर्गन की बात करें तो प्लांट में स्टेम, फ्लावर,
लीव, ठीक है, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, वहीं ये लीव्स, स्टेम, रूट्स, ये सभी वेजिटेटिव ऑर्गन्स हो गए। क्लियर। ऑर्गन सिस्टम्स की बात करें, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, दीज आर दी ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स, राइट। अच्छा, आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि क्या ऑर्गन सिस्टम के आगे कुछ नहीं है? बिल्कुल है। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनेगा? इंडिविजुअल, है कि नहीं? अभी मैंने बताया अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी जो भी मैंने सिस्टम से बताया था, वो सभी मिलकर क्या बनते हैं? तो एक इंडिविजुअल, एक ये जो इंडिविजुअल होगा वो प्लांट में प्लांट होगा और इधर एनिमल में एनिमल होगा, राइट। और बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे तो पॉपुलेशन बनेगा, बहुत सारे पॉपुलेशन मिल जाएंगे तो कम्युनिटी बनेगा, बहुत सारे कम्युनिटी मिल जाएंगे तो इकोसिस्टम बनेगा, और बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिल जाएंगे तो बायोम बनेगा। क्लियर। और बायोम से मिलकर बनेगा बायोस्फीयर, ठीक है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो देयर आर 12 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी, राइट। सबसे पहले शुरुआत होता है एटम से, ठीक है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, राइट। और यहां पर हम लोग लिविंग मैटर की बात कर रहे हैं। क्लियर है। एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा सेल्स, सेल से मिलकर बनेगा टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनेगा ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनेगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी से मिलकर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से मिलकर बायोम, एंड फाइनली बायोम से मिलकर बायोस्फीयर। क्लियर है। सो ये बस मैंने थोड़ा सा बेसिक आप लोग को रिवाइज करवा दिया, ठीक है, रिकॉल करवा दिया। आप सभी लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने एनिमल किंगडम पे। अब ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल एनिमल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 4 काइंड ऑफ लेवल्स, ठीक है। पहला है सेलुलर लेवल, दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके शरीर में केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, मतलब उसमें इसके ऊपर जो भी लेवल सभी हम लोगों ने देखा वो सभी एब्सेंट हैं। तो इसका एग्जांपल है फाइलम पोरीफेरा, जिसके अंतर्गत स्पॉन्जेस आते हैं। क्लियर है। अब पोरीफेरा जो है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद नहीं होता है। इनका पूरा का पूरा बॉडी जो है वो लूज सेल एग्रीगेट से बना हुआ रहता है। दैट मीन्स आसान शब्दों में कहें तो इनके पूरे शरीर में केवल कोशिकाएं मौजूद होती हैं और अलग अलग सेल्स जो हैं वो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनके बॉडी में किसी भी तरह के टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स ये सभी मौजूद नहीं होते हैं। तो मन में सवाल आएगा कि फिर ये अपना मेटाबॉलिज्म कैसे करते होंगे, जैसे कि इनका खाना पीना कैसे होता होगा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं है तो इनके जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो सभी अलग अलग सेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे डिटेल में जब हम लोग फाइलम पोरीफेरा स्टडी करेंगे, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेके। मोस्ट प्रोबेबली ल्यूकोसेलेनिया एंड साइकोन का एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। क्लियर है। और तो और जो भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब तो देखना ही देखना है। क्लियर है। अब इसके ऊपर आते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा में, जिसका एग्जाम्पल हमने बताया था हाइड्रा, ओबिलिया, ओरिलिया। क्लियर है। ये सभी होते हैं। टीनोफोरा उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फाइलम ये भी है जो कि सिलेंट्रेट से काफी मिलता जुलता है। क्लियर है। तो इसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जाता है, जिसका मतलब है कि इसमें
सेलुलर लेवल तो होगा ही, मतलब कोशिकाएं तो मौजूद होंगे ही, साथ ही साथ ये सभी कोशिकाएं जो है वो मिलकर ऊतक भी बनाते होंगे। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस जो कि टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो भी इनके बॉडी में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो ये इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पोरिफेरा से थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें टिश्यू आ गया। अब आते हैं इससे भी ऊपर, ऑर्गन लेवल। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते जाएंगे लेवल में, वैसे वैसे जो है कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी। क्लियर है? बॉडी में तो इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थस, जिसमें आता है फ्लैट वॉर्म्स, टीनिया सोलियम, फिस्यूला हेपेटिका। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थस में सेल और टिश्यूज तो होते ही हैं, इसके अलावा ये टिश्यूज भी एक साथ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और अलग अलग फंक्शंस के लिए ये ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और जटिल हो गया है कि नहीं। अब इसके ऊपर आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में शुरू के 3 फाइलम छोड़कर अगर हम प्रोटोजोआ को इंक्लूड ना करें तो फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थस, इन तीनों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो भी बचे हुए फाइलम्स हैं वो सभी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। मतलब बाकी सभी फाइलम जो है वो थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और बिल्कुल हायर एनिमल्स की तरह बॉडी स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आ गया हमारा फाइलम एस्केलमेंथस, जिसमें कि नेमाटोड्स हो गया। ठीक है ना, हमने बताया था इसका एग्जांपल है एस्करीज। फिर आता है फाइलम एनिलिडा, ठीक है, जिसमें कि अर्थवर्म, लीच, ये सब आ गया। फिर आर्थ्रोपोडा, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा वाला, जिसमें कि मक्खी, मच्छर, बटरफ्लाई, ठीक है, ये सभी आते हैं। उसके बाद मोलस्का आ गया, जिसमें कि शंख, पाइला, स्क्विड, स्टारफिश, ये सब आ गए। माफ कीजिए, स्टारफिश तो इकाइनोडर्माटा में आता है। ठीक है, क्लियर है। फिर आ गया हेमिकोडेटा और कोडेटा। क्लियर है, क्योंकि बोर्ड पे नीचे में लिखने का जगह नहीं था, इसलिए हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है। देख रहे हो, एरो एरो दिया हुआ है। तो ये सभी के सभी फाइलम जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। ठीक है, इन सभी में जो है सेल्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, और सभी ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं। और प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है, इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, फाइलम वाइज जब हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग दूसरा टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि बॉडी सिमेट्री, सिलोम क्या होता है, ठीक है, जर्म लेयर्स क्या होते हैं, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बॉडी सिमेट्री कितने तरह के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो कॉमन लैंग्वेज में कहें तो एक तरह से जो अरेंजमेंट होता है बॉडी का, यानी एक तरह का शेप, आकार, ठीक है, उसी को सिमेट्री कहते हैं। तो बेसिकली 4 तरह के बॉडी सिमेट्री देखने को मिलते हैं हमें एनिमल किंगडम में। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है स्फेरिकल, दूसरा है रेडियल सिमेट्री, तीसरा है बायलैटरल सिमेट्री, और चौथा है बायरेडियल सिमेट्री। ठीक है, पहले अगर बात करें स्फेरिकल सिमेट्री की, तो नाम से क्लियर है, स्फेरिकल मतलब इस तरह के जो जीव जंतु होंगे उनका आकार जो होगा वो स्फीयर शेप्ड होगा। ठीक है, गोलाकार होगा। और इस तरह की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है प्रोटोजोआ फाइलम में। एग्जाम्पल के तौर पे वॉलवॉक्स, रेडियोलेरिया, हीलियोजोया, ठीक है, इत्यादि। चूंकि इनका शेप स्फेरिकल होता है, इसीलिए इनको फ्लोटिंग और रोलिंग करने में हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो इनका शेप फ्लैट या टॉल लाइक सिलेंडर देखने को मिलता है।
जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रा, तो अगर आप लोगों ने हाइड्रा की पिक देखी होगी या अगर नहीं भी देखी है तो आप लोग गूगल पे जाके इसका इमेज सर्च करना, ठीक है। आपको वो देखने में सिलेंड्रिकल शेप लगेगा। इसके पास रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जिसका मतलब है कि कोई भी प्लेन अगर उसके हम सेंटर से पास करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जो है दो आइडेंटिकल हाफ्स में बट जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी प्लेन को आधार मानते हुए अगर हम उस ऑर्गेनिज्म को, सपोज करो हाइड्रा है, उसको अगर हम सेंटर से काटने की कोशिश करें तो वो दो एक समान भाग में बट जाएगा, ठीक है। टू आइडेंटिकल हाफ्स में वो कट जाएगा। तो इस तरह की रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है फाइलम सिलनप्रेट्स में, फाइलम टीनोफोरा में और एडल्ट इकाइनोडर्म्स में, ठीक है, जिसमें कि स्टारफिश एंड ऑल आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडल्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इकाइनोडर्म्स के लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। क्लियर है? ये देखो एनसीईआरटी के क्लास 11 में रेडियल सिमेट्री का जो डायग्राम दिया हुआ है, ये देख रहे हो, ये हाइड्रा है। इसको किसी भी प्लेन से सेंट्रल एक्सिस के थ्रू काटा जाए तो दो इक्वल हाफ्स में बट जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक और डायग्राम दिया हुआ है ऑरिलिया का, ठीक है। ये भी रेडियल सिमेट्री का ही एग्जाम्पल है। किस तरह से देख रहे हो, सेंट्रल एक्सिस से कोई प्लेन को रखकर अगर हम इसे काटने का कोशिश करें तो ये जो है अलग अलग डिविजन्स में बट जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये देखो बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तीसरा कैटेगरी है हमारा बायलैटरल सिमेट्री का, जिसमें कहता है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। क्या कहने का मतलब हुआ कि यहां पर अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को बायलैटरल सिमेट्री में काटना चाहें तो केवल और केवल एक ही प्लेन में जो है वो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक है। और इस तरह की सिमेट्री बहुत ही उपयोगी साबित होती है फॉरवर्ड डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए। और इसका एग्जाम्पल है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके फाइलम कोडेट्स तक आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब एक लाइन में कहें तो मेजॉरिटी ऑफ द फाइलम जो एनिमल किंगडम में है वो सभी बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री ही शो करते हैं। इसको भी हम लोग डायग्राम के थ्रू बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। ये देखो क्रैब जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, ठीक है, ये बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है। क्या कहा था उसमें, बॉडी को जो है वो आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है केवल और केवल एक प्लेन में। मतलब अगर इस क्रैब को हम बीचों बीच काटेंगे तभी जाके जो है हमें बराबर दाहिना भाग जो होगा वो बराबर बाएं भाग का होगा। और अगर किसी दूसरे प्लेन में इसको हम काटना चाहें तो हमें दो भाग तो मिलेंगे, यानी दो हाफ्स तो मिलेंगे, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा। हो सकता है दाहिना भाग छोटा हो जाए, बायां भाग बड़ा हो जाए, या वाइस वर्सा। क्लियर है? अब यहां पर देखो एक मछली है, ठीक है, फिश का डायग्राम है। ये भी बायलैटरल सिमेट्री शो कर रही है। बीच से अगर हम इसको काटेंगे तो दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स हमें मिल जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो कुछ टर्म्स जो कि रिलेटेड होते हैं एक बायलैटरल एनिमल से, उसको देखना जरूरी है ताकि आगे जाके कोई टर्म में कंफ्यूजन ना हो जाए। क्लियर है? तो देख लेते हैं। यहां पर एक टेबल दे रखा है, सम टर्म्स ऑफ एनिमल बॉडीज। क्लियर है? इधर टर्म है, इधर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। हम उसको एक एक करके समझा देते हैं। ये देखो पहला टर्म है ओरल, द एंड टुवर्ड्स माउथ। वैसे भी ओरल
टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं? तो कहीं पर भी पूरे बायोलॉजी में ओरल शब्द हो मतलब समझ लेना माउथ से यानी मुंह से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट एब ओरल, ठीक है, द एंड ऑपोजिट टू माउथ, ठीक है, ये ओरल का उल्टा हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट है एंटीरियर, द हेड एंड, ठीक है, जो सिर के तरफ वाला एंड होता है उसको कहते हैं एंटीरियर। ये सभी बायोलॉजिकल टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स है, जो कि ना केवल एनिमल किंगडम में बल्कि पूरे के पूरे बायोलॉजी में, इनफैक्ट पूरे के पूरे जूलॉजी में जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आप लोग के लिए। इसलिए एक बार ये सब समझ लोगे तो बाद में भी किसी दूसरे चैप्टर्स में भी ये सभी टर्म्स का सामना करने पे आप लोग घबराएंगे नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर दी टेल एंड। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो मछली का डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है जो मछली का जो मुंह है, ठीक है, मतलब जो सिर के तरफ जो एंड है, दी हेड वाला जो एंड पोर्शन है, ठीक है, वो क्या है एंटीरियर है, जबकि जो टेल वाला पोर्शन है उसको क्या बताया गया है पोस्टीरियर, क्लियर है। बिल्कुल इसी तरह से आप समझ सकते हो, ओरल हो गया एक तरह से एंटीरियर एंड और एबोरल हो गया एक तरह से पोस्टीरियर एंड, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेफेलिक। अब देखो सेफेलिक भी बिल्कुल एंटीरियर और ओरल की तरह टुवर्ड्स द हेड वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, मतलब अगर सिर की तरफ रहे तो हो गया सेफेलिक, जबकि पूंछ की तरफ रहे तो हो गया कॉडल, क्लियर है, ठीक है ना। वैसे भी सेफेलो मतलब होता है हेड और कॉडा मतलब होता है टेल, क्लियर है। तो ओरल, एंटीरियर और सेफेलिक ये तीनों जो है हेड पोर्शन से रिलेटेड है, माउथ पोर्शन से रिलेटेड है, जबकि एबोरल, पोस्टीरियर और कॉडल ये सभी टेल वाले पोर्शन से रिलेटेड है, क्लियर है, एक सिंपल भाषा में कहें तो। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी, और इसका ठीक उल्टा होता है डिस्टल, यानी अवे फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी। क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अपना कंधा इमेजिन करो, शोल्डर, राइट। ये जो शोल्डर वाला पोर्शन है ये क्या है, ये बेसिकली एक जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा हाथ जो है सेंट्रल बॉडी से कनेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर जो हम लोग का अपर आर्म हो गया, ठीक है, ऊपरी बाह, वो हो गया प्रॉक्सिमल एंड, क्योंकि वो टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी है, मतलब यहाँ पर हमारा हाथ जो है वो कनेक्ट हो रहा है, राइट। जबकि हमारा जो लोअर आर्म हो गया जिसमें कि हमारे फिंगर्स अटैच्ड हैं, ठीक है, मतलब जो कलाई हो गया, रिस्ट वाला जो पोर्शन हो गया वो हो गया डिस्टल एंड, क्योंकि वो जो है हमारे कंधे का जो अटैचमेंट पॉइंट है उससे काफी दूर है, ठीक है। तो आसान शब्दों में कहें तो प्रॉक्सिमल एंड वो होता है जो कि काफी नियर हो, ठीक है, समीप हो, जबकि डिस्टल का मतलब हो गया डिस्टेंस, जो कि काफी दूर में स्थित हो, चाहे वो शरीर का कोई ऑर्गेन ही क्यों ना हो, क्लियर है। आप लोग समझ गए होंगे। हमारे शरीर में जहां भी जॉइंट्स मौजूद हैं उन सभी जॉइंट्स को स्टडी करने के लिए प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड का टर्म्स यूज किया जाता है, ठीक है। जो एंड जो है अटैचमेंट के नजदीक हो वो हो गया प्रॉक्सिमल एंड, और जो जॉइंट से दूरी पे हो वो हो गया डिस्टल एंड। जैसे कि हमारा पैर में भी अगर हम देखें तो हमारा हिप वाला पोर्शन जो है जो कमर से अटैच्ड है वो हो गया प्रॉक्सिमल एंड, जबकि हमारा जो फीट वाला पोर्शन हो गया जिसमें हम लोग शूज पहनते हैं वो हो गया डिस्टल एंड। नेक्स्ट देखते हैं डॉर्सल। दैट मीन्स द बैक ऑफ एन एनिमल, यूजुअली द अपर सरफेस, जबकि वेंट्रल जो है वो ठीक उसका ऑपोजिट है, द बेली ऑफ एन एनिमल, यूजुअली द लोअर सरफेस, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है समझना इस डायग्राम की मदद से। लेफ्ट हैंड साइड में जो फिश है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो,
दिख रहा है डोर्सल एंड और वेंट्रल एंड, ठीक है। जो ऊपरी वाला पोर्शन है, जो अपर सरफेस है, जो कि हो गया इसका डोर्सल एंड, और जो बेली वाला पोर्शन है, ठीक है, पेट वाला एरिया जो है वो हो गया वेंट्रल। इवन ह्यूमन बींग्स में भी जो हम लोग का आगे वाला एरिया हो गया, ठीक है, एब्डोमेन वाला, वो सभी वेंट्रल पोर्शन में आते हैं, जबकि हम लोग का जो बैक है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल, तो वो हो गया डोर्सल एंड। क्लियर है। नेक्स्ट है सुपीरियर, दैट मीन्स अबव अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इंफीरियर इसका उल्टा हो गया, बिलो अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये तो आम भाषा में भी हम लोग यूज करते हैं। सुपीरियर मतलब क्या हो गया कि एक कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, उससे जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वो हो गया सुपीरियर, और उससे नीचे वाला पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा इंफीरियर, ठीक है। सुपीरियर मतलब ऊंचा, इंफीरियर मतलब नीचा। नेक्स्ट है पेक्टोरल, द चेस्ट रीजन, द एरिया सपोर्टेड बाय 4 लिम्स। जो छाती वाला पोर्शन होता है, ठीक है, चेस्ट रीजन, इसको कहते हैं पेक्टोरल, मतलब वो क्षेत्र जो कि 4 लिम्स से सपोर्टेड होता है। पेल्विक जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है पेक्टोरल का, ठीक है। अगर एक शब्दों में याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि पेक्टोरल हो गया 4 लिम्स से कवर्ड जो भी रीजन है बॉडी का वो, और पेल्विक हो गया हाइंड लिम्स से सपोर्टेड जो भी एरिया ऑफ द बॉडी है, हो गया, जैसे कि हिप रीजन हो गया, ये सभी पेल्विक में आते हैं। क्लियर है, ठीक है। हम लोग का हाथ वाला जो हड्डी होता है उसको कहते हैं फोरलिम्ब का रीजन, ठीक है। दोनों हाथ जो है वो हो गया हम लोग का फोरलिम्ब, और दोनों पैर जो हो गया वो हो गया हाइंड लिम्स, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के बारे में। क्लियर है। 4 लिम्स मतलब पेक्टोरल, हाइंड लिम्स मतलब पेल्विक। अब देखो लास्ट है बायरेडियल सिमेट्री। बायरेडियल सिमेट्री जो है वो एक तरह का रेडियल सिमेट्री का ही प्रकार है, ठीक है, जो कि फाइलम टिनोफोरा और सी एनिमोन के क्लास में पाया जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें इसके बारे में और कोई जानकारी याद नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पर माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पर हम लोगों ने सभी तरह के फाइलम्स देखे, लेकिन फाइलम स्पॉन्जेस दैट मीन्स फाइलम पॉरीफेरा के बारे में कुछ नहीं देखे हैं, ठीक है। तो फाइलम स्पॉन्जेस जो है दैट मीन्स फाइलम पॉरीफेरा, वो बेसिकली एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। उसका अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोग एसिमेट्रिकल कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं जर्म लेयर्स के बारे में, ठीक है। क्या होते हैं जर्म लेयर्स? ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस के दौरान डेवलप करते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान भी बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग को आइडिया हो तो रिप्रोडक्शन चैप्टर और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आप लोगों ने टर्म सुना होगा, ब्लास्टुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज, मॉडुला स्टेज, ठीक है, जिसमें कि सेल्स जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। तो इसी गैस्ट्रुला स्टेज के दौरान जर्म लेयर्स जो है वो अपीयर होते हैं, और बाद में इन्हीं जर्म लेयर से अलग अलग तरह के टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप करते हैं, ठीक है। इसीलिए इन जर्म लेयर्स का होना किसी भी ऑर्गेनिज्म्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि इसमें तरह तरह के टिश्यूज और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो सके, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, मतलब इन्हीं जर्म लेयर्स के संख्या के आधार पे 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन किए गए हैं एनिमल किंगडम में, जिसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। डिप्लो का मतलब होता है क्या? 2, ठीक है। डाई का मतलब होता है 2, और ट्राई का मतलब होता है 3। क्लियर है। यहां पर भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ग्रीक में डिप्लो का मतलब होता है डबल, और ब्लास्ट का मतलब होता है 2 स्प्राउट। क्लियर, दैट मीन्स देयर आर ओनली 2 डिस्टिंक्ट जर्म लेयर्स। मतलब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो है केवल 2 तरह का जर्म लेयर्स ही पाया जाता है। जो आउटरमोस्ट सेल्स रहता है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, और जो उसके अंदर
इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होता है उसको कहते हैं एंडोडर्म, ठीक है। एक्टो का मतलब होता है आउटर, डर्म का मतलब हो गया स्किन, ठीक है। इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ने से जो है काफी सुविधा होगा और याद करने में भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्लियर है। नेक्स्ट है एंडोडर्म। एंडो का मतलब होता है इनर और डर्म का मतलब होता है स्किन, क्लियर है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 2 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, बाहरी एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, क्लियर है। हालांकि एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसको मीजोग्लिया कहते हैं वो भी इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यू कैन सी हियर an undifferentiated layer mesoglea is present in between ectoderm and endoderm, ठीक है। अब इसका फिगर देख लें। ये देखो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक का कितना अच्छा एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है, ठीक है। ये जो बाहरी लेयर है वो है एक्टोडर्म, जो अंदर वाला इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोडर्म, और जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड पोर्शन है, ये है मीजोग्लिया, क्लियर है। तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक। और इस तरह का डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हमें सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, जो हाइड्रा, ओबिलिया, ओडिलिया, ठीक है, इन सभी के फाइलम जो है, ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेट्स। अब देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म तो रहते ही हैं, लेकिन इसके एडिशन में एक तीसरा जर्म लेयर दैट इज मीजोडर्म भी पाया जाता है, जो कि मिडिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मीजो का मतलब हो गया मिडिल, क्लियर है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि ज्यादातर जो मेटाजोन्स होते हैं, दैट मीन्स जो बायलैटेरिया एनिमल्स होते हैं, मतलब वो सभी एनिमल्स जो कि बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्लियर है। और हमने देखा था कि बायलैटरल सिमेट्री शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है, एनिमल्स जो हैं, वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके फाइलम कोडेट्स तक के बीच में पाए जाते हैं, क्लियर है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन एनिमल किंगडम आर बायलैटरल सिमेट्रिकल एज वेल एज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्लियर है। ये देखो डायग्राम, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है डिप्लोब्लास्टिक और जो राइट हैंड साइड है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। बाहर में क्या है, आउटर वर्ड एक्टोडर्म, इनर वन एंडोडर्म, और बीच वाला जो है मीजोग्लिया था वो अब डिफरेंशिएट होके मीजोडर्म यानी थर्ड जर्मिनल लेयर बना दिया है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं बॉडी कैविटी और सिलोम। क्या होता है बॉडी कैविटी? ये बेसिकली एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है बिटवीन द गट एंड द आउटर बॉडी वॉल ऑफ एन एनिमल, क्लियर है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बाहरी बॉडी वॉल होता है और उसके गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में जो एक खाली सा जगह होता है, ठीक है, वो एक कैविटी बनाता है, ठीक है, जो कि फ्लूइड फिल्ड रहता है, ठीक है, एक तरल पदार्थ से जो है भरा हुआ रहता है। उसी कैविटी को कहते हैं सिलोम। और इसी कैविटी में जो है जितने भी मेजर इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो वहां लोकेटेड होता है, क्लियर है। हिंदी में इसे कोइलोम भी कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है शरीर की एक तरल पदार्थ से भरी गुहा, ठीक है। और यह गुहा शरीर की दीवार और आंत की दीवार के बीच होती है, जिसमें कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग मौजूद होते हैं, क्लियर है। ये बेसिकली एक खोखला गुहा होती है जो कंकाल के रूप में काम करती है। और विशेष बात यह है कि कोइलोम में मीजोथीलियम नामक ऊतक की एक पतली परत होती है। यह परत एक चिकना युक्त तरल पदार्थ का उत्पादन करती है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ये एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरनल ऑर्गन्स के लोकेशन के लिए। और तो और ये एडवांटेजेस है, काफी लाभदायक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले तो इट परमिट्स द इंक्रीज्ड बॉडी साइज, मतलब कि ये अंगों को विकास और कामकाज करने के लिए जरूरी जगह देती है, ठीक है। कोई भी ऑर्गन्स साइज में बढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके साइज को वो बढ़ने के लिए जो है स्पेस देती है, ठीक है। और तो और
इट ऑफन एक्ट्स एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है, मतलब ये जो है एक तरह से स्केलेटन का भी काम करती है। नेक्स्ट, इट अलाउज मच ग्रेटर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स मोर रूम फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट, मैंने बताया कि किसी भी अंग के विकास के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी गैस हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वेस्ट हो गया, इनके डिफ्यूजन के लिए ज्यादा से ज्यादा ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। और इतना ही नहीं, ये जो है ऑर्गन्स को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देती है और अंगों को बाहरी प्रभावों से भी बचाती है, ठीक है। तो इतना एडवांटेज है सिलोम का। अब इसी सिलोम के आधार पे ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन होता है। एनिमल किंगडम में हमें 3 तरह के सिलोम मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला है ए सिलोम, दैट मीन्स ए का मतलब होता है विदाउट और सिलोम का मतलब होता है कैविटी। ऐसे जानवर जिसमें कि सिलोम मौजूद नहीं है उन्हें ए सिलोमेट कहा गया है। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे निडारियंस, निडारियंस जो है वो सिलेंट्रेट्स को ही कहा जाता है, ठीक है, यानी जो जिसमें कि हाइड्रा और ओरिलिया, ओबिलिया ये सभी आते हैं, तो निडारियंस का है या सिलेंट्रेट्स का है, ये सभी ए सिलोमेट्स होते हैं। अब देखो, ए सिलोमेट्स जो है वो सिलेंट्रेट्स के साथ साथ मुख्य रूप से प्लेटीहेल्मिन्थस में भी पाया जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का डायग्राम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देखो यहां पर ये जो लाइट ब्लू कलर का पोर्शन है, ठीक है, जिसमें डिजाइन बना हुआ है, ये है आउटर लेयर, दैट इज आउटर बॉडी वॉल। क्लियर है। दैट मीन्स एक्टोडर्म। और सबसे अंदर में जो ग्रे कलर का एक पतली सी डिजाइनर स्ट्रिप नजर आ रही है वो क्या है, इनर लेयर, दैट इज एंडोडर्म, ठीक है। और जो बीच वाला रेड वाला डिजाइनर पोर्शन है वो है हम लोग का मीजोडर्म, ठीक है। और जो व्हाइट वाला पोर्शन है बीच में वो है गट। क्लियर है। अब आप ही लोग बताएं कि गट और आउटर बॉडी वॉल के बीच में क्या कोई स्पेस खाली है, एम्प्टी है? नहीं ना। दैट मीन्स कोई बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ए सिलोमेट। क्लियर है। देखो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, द रीजन बिटवीन द एक्टोडर्मल एपिडर्मिस एंड द एंडोडर्मल digestive tract is completely filled with mesoderm in the form of a spongy mass of space filling cells called parenchyma, ठीक है। मतलब जो बाहरी एक्टोडर्म है और अंदरूनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसके बीच जो है वो मेसोडर्म से कंप्लीटली वो स्पेस फिल्ड अप है, ठीक है। और स्पॉन्जी मास ऑफ स्पेस फिलिंग सेल्स को क्या कहेंगे, पेरेन्काइमा। क्लियर। नेक्स्ट है सिलोम, ठीक है, जिसमें कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो, दैट मीन्स सिलोम प्रेजेंट हो, और ये सिलोम जो है वो मेसोडर्म से ही अराइज हुआ हो, ठीक है। और ये 2 तरीके से बन सकता है, इसके बनने के 2 मेथड है, साइजोसिलस और एंटीरोसिलस। क्लियर है। देखो साइजोसिलस में क्या होता है, साइजो का मतलब होता है स्प्लिट करना, ठीक है। मतलब साइजोसील is formed by the splitting of mesodermal bands that originate from cells in the blastopore region as in annelids, arthropods and mollusks। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है, डायग्राम से। अब देखो साइजोसिलस में क्या होता है, यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का बैंड्स है वो क्या है, मेसोडर्मल बैंड्स है। ये अर्ली मेसोडर्मल सेल्स जो लिखा हुआ है, ठीक है, यही जो है धीरे धीरे डेवलप होते होते जो है सिलोम में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है। तो साइजोसिलस का सिंपली मतलब है कि ऐसा सिलोम जो कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल सेल से बने। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एंटीरोसिलस। ये देखो एंटीरोसिल जो है वो फॉर्म होता है फ्रॉम द पाउचेस ऑफ द आर्केन्टेरॉन और प्रिमिटिव गट एज इन इकाइनोडर्म्स एंड सम कोडेट्स। क्लियर है। जैसा कि यहाँ नीचे वाले डायग्राम में दिख रहा होगा कि एंटीरोसिलस फॉर्मेशन में जो है सिलोम
जो है वो आर्किन्टेरॉन पाउच, जो कि एम्ब्रॉयनिक गट होता है, ठीक है, प्रिमिटिव गट, उससे धीरे धीरे डेवलप होते होते ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो सिलोम में परिवर्तित हो गया है। क्लियर है? और ये जनरली इकाइनोडर्म्स और कुछ कोडेट्स में देखने को मिलता है, जबकि साइटोसिलोम जो है एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स में देखने को मिलता है। क्लियर है? अब एक और टर्म है सीडोसिलोम। ये ऐसे कैविटीज होते हैं जो कि पूरी तरह से मीजोडर्म से लाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब मीजोडर्म का लाइनिंग जो है इस सिलोम को पूरी तरह से घेरे हुए नहीं रखता है, बल्कि ये सीडोसिल जो है वो एक पर्सिस्टेंट ब्लास्टोसिल हो सकता है, या ऐसा भी संभव है कि सेल में जो वैक्यूल्स मौजूद होते हैं उससे भी ये सीडोसिल डिराइव्ड हो। सीडो का मतलब ही होता है फॉल्स, मतलब फॉल्स सिलोम। अब इस सीडोसिलोम में जो है मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस में मौजूद रहता है। ठीक है, ये देखो सिलोम का पिक और सीडोसिलोम का पिक, क्या डिफरेंसेस दिख रहा है? इन दोनों डायग्राम को अगर हम क्लोजली वॉच करें तो पता चलता है कि पहले डायग्राम में जो कि सिलोम का डायग्राम है, सिलोमेट का, ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो बीच वाला बॉडी कैविटी है सिलोम, वो पूरी तरह से चारों तरफ से लाइंड है मीजोडर्म से। ठीक है, जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है सी शेप्ड, ठीक है, ये क्या है? सिलोम है। और इस सिलोम के चारों तरफ रेड वाला पोर्शन, डिजाइनर पोर्शन जो है वो क्या है? मीजोडर्म है। लेकिन वही सेकंड डायग्राम में दिख रहा है सीडोसिलोम में कि ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है यानी सिलोम है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बल्कि मीजोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में रेड वाला डिजाइनर पोर्शन जो है वो मौजूद है। क्लियर है? तो इसीलिए इसको कहा जाता है फॉल्स सिलोम। और ट्रू सिलोम किसको कहते हैं? जिसमें कि मीजोडर्म चारों तरफ से सिलोम को घेरे हुए रहता है, जबकि फॉल्स सिलोम में मीजोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में मौजूद रहता है, और ए सिलोम में कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है, बीच वाला पोर्शन पूरी तरह से मीजोडर्म से यानी रेड वाला पोर्शन से भरा हुआ रहता है। क्लियर है? तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक पोर्शंस था, बेसिक टर्मिनोलॉजी था जो कि जरूरी था एनिमल किंगडम के पहले फाइलम से शुरू करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ डायरेक्टली। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ईयर में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल का कोई प्रमोशन नहीं है, इसलिए अगर आप लोग शेयर करेंगे तो यूट्यूब हमें रेकमेंड करेगा। क्लियर है? तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें, और हमारा कंटेंट और स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। और कुछ बोलना हो, कुछ कमेंट करना हो तो वो आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।